चलिए, आज हम बात करेंगे जीवाणुभोजी की संरचना पे। ठीक है, जीवाणुभोजी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जीवाणुभोजी किसको कहते हैं, है ना। तो जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेग नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो जीवाणुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे विषाणुओं को जीवाणुभोजी या फिर बैक्टीरियोफेग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, जिसमें अगर कोई बैक्टीरियोफेग वहाँ पर, है ना, परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो उसको कोलीफेग कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले या बैक्टीरिया को के अंदर, है ना, इन्फेक्शन करके उनको वो अपना भोजन के रूप में उपयोग करने वाले जो वायरस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेग कहा जाता है। तो आज हम बैक्टीरियोफेग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विषाणु जो कि जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, ऐसे विषाणु जो किसका भक्षण करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो जीवाणुओं के भक्षण करने वाले जो विषाणु होते हैं, इसको बैक्टीरियोफेग कहा जाता है। ठीक है, इससे अपने भोजन की पूर्ति ये करते हैं। ठीक है, ये विषाणु जो कि जीवाणु कोशिकाओं पर आक्रमण करके परजीवी जीवन यापन करते हैं, है ना। तो ऐसे विषाणु जो कि, है ना, जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके, ठीक है, वो भोजन उससे प्राप्त करते हैं, वो बैक्टीरिया से भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, इसकी आगे बात हम करते हैं। डिस्कवरी मतलब इसकी खोज किन्होंने किया था? तो बैक्टीरियोफेग का जो खोज है वो F.W. ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1915 में किया था। ठीक है, F.W. ट्वार्ट जो थे, ठीक है, F.W. ट्वार्ट, है ना। तो 1915 में इन्होंने जो बैक्टीरियोफेग की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेग का खोज किन्होंने किया था? तो F.W. ट्वार्ट ने किया था। कब किया था? 1915 में। इसके बाद इसका जो स्टडी है, मतलब गहन जो अध्ययन है, वो किया डी हैरल नामक वैज्ञानिक ने 1917 में। ठीक है, डी हैरल नामक वैज्ञानिक ने 1917 में इसका गहन अध्ययन किया था और पता लगाया था कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, अब ये इसको हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट कब कहेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार के विषाणु है, और विषाणु के लक्षण में हमने पढ़ा था कि ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। जीवित कोशिकाओं के अंदर जनन कर सकते हैं और अजीवित कोशिका या फिर अम, हाँ, अगर कोशिका जीवित नहीं है तो यहाँ पर ये जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, द्विगुणन नहीं कर सकते हैं, और बाह्य वातावरण में ये केवल एक रासायनिक अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया पर परजीवी होते हैं, और बैक्टीरिया जब तक जीवित होता है तब तक वहाँ पर ये गुणन करते रहते हैं। इस कारण से ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी ये होते हैं। ठीक है, ई कोलाई पर संक्रमण करने वाले जीवाणु भोजियों को कोलीफेग कहा जाता है। ठीक है, ई कोलाई पे जो संक्रमण करते हैं और ई कोलाई से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरियोफेग को कोलीफेग भी कहा जाता है। ठीक है, कोलीफेग भी इनको कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, कोलीफेग के कई विभेद पाए जाते हैं। कोलीफेग के कई विभेद पाए जाते हैं, कई स्ट्रैंड्स ज्ञात हैं, जैसे कि T2, T4 और T6 आदि विभेद अच्छी तरह से ज्ञात हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से टी इवन फेज कहा जाता है। टी इवन फेज कहा जाता है। 2, 4, 6 को, T2, T4, T6 को टी इवन फेज कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से जो विषाणु हैं वो नीली हरी शैवालों पर, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गीज पर पाई जाती है। ठीक है, फंगी पर पाई जाती है, एक्टोमाइसिटीज पर पाई जाती है। ठीक है, पर संक्रमण करते हैं, जिन्हें कम से साइनोफेज कहा जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पर जो बैक्टीरियोफेग पाए जाते हैं उनको साइनोफेज कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो फंगी है, फंगस हैं, इन पर जो बैक्टीरियोफेग संक्रमण करते हैं, इसको माइकोफेजेस कहते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज पर जो संक्रमण करते हैं उसको एक्टिनोफेजेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के जीवाणु भोजियों को सम्मिलित रूप से फेजेस
है ना, फेजेस या फिर ईटर। फेजेस का अर्थ होता है ईटर, मतलब खाने वाला, ठीक है, जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसको क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से फेजेस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम बैक्टीरियोफेज, इसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है जीवाणु भोजी का शरीर सिर, ग्रीवा एवं पुंछ में विभेदित होता है। चलिए ये देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं बैक्टीरियोफेज के। तो जीवाणु भोजी का जो शरीर होता है वो सिर, ग्रीवा एवं पुंछ में है विभेदित होता है, सिर, ग्रीवा एवं पुंछ में विभेदित होता है। सिर, ग्रीवा और पूंछ, मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे, सिर पाया जाएगा, सिर में, ग्रीवा में यानी कि नेक पाया जाएगा, और पूंछ यानी कि टाइल। ठीक है, तो ये तीन भागों में क्या होता है, विभेदित होता है। ठीक है, इसके सिर में डीएनए का एक रैखिक द्विशृंखलित अणु पाया जाता है। ठीक है, इसके सिर में डीएनए का एक रैखिक एवं द्विशृंखलित अणु पाया जाता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इनकी पूंछ में उपस्थित आधारीय प्लेट में पुच्छ तंतु एवं पेग पाए जाते हैं। मतलब हमने पहले ही देखा था कि इसका जो शरीर है सिर, ग्रीवा और पूंछ में विभेदित होता है। तो इसका जो हेड होता है ना, उसमें द्विशृंखलित यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेग होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए भी किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें पाए जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें जो होते हैं वो पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं। इसकी पूंछ में उपस्थित आधारीय प्लेट में, मतलब इसके पूंछ के आधारीय प्लेट में यानी कि बेसल जो प्लेट होता है उसमें है ना पुच्छ तंतु एवं पेग पाए जाते हैं। है पुच्छ तंतु पाए जाते हैं, टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं और पेग्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये जीवाणु कोशिका पर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की संरचना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर ये हेड एंड टेल में बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं बैक्टीरियोफेज की, है ना, जब बैक्टीरियोफेज का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर ये हेड एंड टेल में बटा हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है, ये हो गया हेड और ये हो गया क्या, टेल। ठीक है, तो ये दोनों हेड और टेल में बटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो हेड है वो इकोसहेड्रल या फिर प्रिज्मॉइड होता है ना, जबकि इसका जो टेल है वो नलिकाकार होता है, नलिकाकार होता है, और इसके आधारीय भाग में एक बेसल प्लेट लगा हुआ होता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसका जब डीप स्टडी किया गया, ठीक है, इसका जब डीप स्टडी किया गया तो ये पता चलता है इससे कि ये हेड, नेक, कॉलर, टेल, बेस प्लेट एंड टाइल फाइबर में इसकी जो संरचना है वो हमको दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देती है इसमें, सबसे पहले हो गया हेड दिखाई देता है, हेड दिखाई देगा। उसके बाद नेक दिखाई देता है, नेक या जिसको कॉलर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात टाइल दिखाई दे, टाइल दिखाई दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेस प्लेट होता है, और बेस प्लेट के बाद टाइल फाइबर हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेड के बारे में, हेड। ठीक है, हेड के बारे में स्टडी करते हैं तो ये इकोसोहेड्रल या फिर प्रिज्मॉइड होता है। ठीक है, इकोसोहेड्रल, और इकोसोहेड्रल में हमने क्या देखा था कि इसका आ, जो सिर होता है ना, वो इकोसोहेड्रल टाइप का होता है। ठीक है, इकोसोहेड्रल टाइप का होता है, या फिर प्रिज्मॉइड होता है, प्रिज्म के समान। जैसे इसमें चित्र में यदि हम देखते हैं तो चित्र में जो हेड है वो किसके समान दिखाई दे रहा है हमको, एक प्रिज्म के समान हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रिज्मॉइड या फिर इकोसोहेड्रल इसका जो हेड है वो पाया जाता है, और इसी हेड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसी हेड में क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो किसके कहाँ पाया जाता है, तो वो हेड में पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके हेड में
पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक और कॉलर, ठीक है, ये यहाँ तक का जो भाग है वो हेड हो गया। अब देखते हैं नेक या कॉलर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ये कॉलर कहला रहा है या फिर नेक कहला रहा है, ठीक है, नेक या कॉलर। तो ये जो नेक या जो कॉलर होता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हेड एंड टेल, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हेड एंड टेल। मतलब ये हेड और टेल को जोड़ने वाली संरचना होती है, ठीक है, हेड और टेल को जोड़ने वाली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं, ठीक है, कॉलर कहते हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं कॉलर के जस्ट नीचे में पाया जा रहा है एक ट्यूब पाया जा रहा है, ठीक है, एक ट्यूब पाया जा रहा है, देखिए एक ट्यूब पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हॉलो होता है, हॉलो। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो टाइल वाला जो भाग है, यहाँ पर एक हेलिकल सीथ पाया जाता है, ये वाला जो भाग है इसमें हेलिकल सीथ, ठीक है, हेलिकल सीथ पाया जा रहा है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, हेलिकल सीथ यहाँ पर पाया जा रहा है। अब देखते हैं थर्ड नंबर टाइल, है ना। तो ये हॉलो, अभी बता रहे हैं कि हॉलो न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट, मतलब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है, ठीक है। टाइल होगा ये जो टाइल है ये हॉलो होता है, इसमें हेलिकल सीथ पाया जाता है, और ये इसमें न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, टाइल में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। आगे इसके देखते हैं तो हमको बहुत सारे जो फाइबर्स हैं हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, टाइल फाइबर कहते हैं, ठीक है, टाइल फाइबर ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, टाइल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो टेल फाइबर हैं, है ना, ये बेसल प्लेट से निकले हुए होते हैं। कहाँ से निकले होते हैं, ये बेसल प्लेट से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बेसल प्लेट में हम लोग देखते हैं, बेसल प्लेट में देखा जाता है, ये देखिए बेसल प्लेट में, तो बेसल प्लेट हमको षटकोणीय आकृति का दिखाई दे रहा है, ठीक है, षटकोणीय आकृति का दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक कोने से एक टेल फाइबर निकला हुआ है, तथा प्रत्येक कोने से, है ना, एक टेल पिन निकला हुआ होता है, जिसको पेग्स कहा जाता है। तो इन्हीं टेल फाइबर या टेल पिन्स के द्वारा ये जो बैक्टीरियोफेग होते हैं ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया के वाल से चिपक जाते हैं और पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, पेनिट्रेशन में सहायता करते हैं। इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे फोर्थ नंबर है बेसल प्लेट। तो बेसल प्लेट क्या होता है, जैसे पहले ही हमने बता दिए थे कि हेक्सागोनल होता है। बेसल प्लेट क्या होता है, हेक्सागोनल, और 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। बेसल प्लेट हेक्सागोनल होता है तथा इसका माप कितना होगा, 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 200 एंगस्ट्रॉम का होता है ना। यह रचना पुंज के नीचे सिरे पर एक षटकोणी यानी कि हेक्सागोनल प्लेट के रूप में प्रेजेंट होता है ना। तो इसकी मोटाई 200 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। तो इस प्लेट की निचली सतह पर 6 कोनों से एक एक कांटेनुमा संरचना निकलती है, जिन्हें पेग या फिर स्पाइक कहा जाता है, ठीक है, पेग या स्पाइक इनको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पेग या स्पाइक, ठीक है, पेग या स्पाइक निकला हुआ होता है, तो इसी की सहायता से पेनिट्रेशन में क्या करता है, सहायता करता है। यह पेग विशेष महत्व के होते हैं क्योंकि जीवाणुभोजी का उसके विशिष्ट पोषिता यानी कि स्पेसिफिक होस्टों को पहचानने तथा उसके भली भांति चिपकने में ये सहायक होते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइल फाइबर, ठीक है, टाइल फाइबर के बारे में बात करते हैं। टाइल फाइबर जो होते हैं वो क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आधारीय के ऊपरी तल से 6 कोनों से मकड़ी की टांगे नुमा लंबी संरचनाएं निकलती है, जिन्हें पुंछ तंतु या फिर टेल फाइबर कहते हैं। इनके दो मुख्य कार्य, इनके कौन कौन से कार्य हैं, इनके दो कार्य हैं, इन दो कार्यों को देखते हैं। तो इनकी सहायता से जीवाणु भोजी जीवाणु की सतह से चिपकता है। मतलब टाइल फाइबर की सहायता से ही जो जीवाणु भोजी होता है, जो बैक्टीरियोफेग होता है, वो बैक्टीरिया से चिपकता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बैक्टीरिया से चिपक जाता है। इसके पश्चात सेकंड नंबर है
इनसे स्रावित एंजाइम, ठीक है, इनसे स्रावित होने वाली जो एंजाइम्स हैं वो जीवाणु भित्ति के लयन में सहायक होते हैं। मतलब टाइल फाइबर से जो एंजाइम स्रावित होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, है ना, वो सेल वाल के लयन के लिए, है ना, बैक्टीरियल वाल के लयन के लिए, लाइसिस के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसके हेड के बारे में, तो ये प्रिज्मॉइड होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं प्रिज्मॉइड होता है। तो प्रिज्मॉइड हेड में देखते हैं हम लोग, तो ये प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है, और जिसमें प्रोटीन के लगभग कितने सब यूनिट्स पाए जाते हैं, सॉरी, जो कैप्सिड के, मतलब कैप्सिड में कितने सब यूनिट्स पाए जाते हैं, कितने कैप्सोमियर पाए जाते हैं, तो 200 कैप्सोमियर इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही देखते हैं कि मध्य में इसके क्या पाया जा रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर पाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कॉलर पाया जा रहा है। कॉलर के बाद क्या पाया जा रहा है, टेल पाया जा रहा है। टेल में देखते हैं तो टेल में क्या होता है जी, इसमें तो 24 रिंग ऑफ 6 सब यूनिट इच, मतलब इसमें क्या होता है, 24 रिंग्स पाए जाते हैं। टेल में क्या पाए जाते हैं, 24 रिंग्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, है ना, बैक्टीरियोफेग का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलता, इस प्रकार से है। आगे इसके हम लोग बात करेंगे जीवाणु भोजियों का जीवन चक्र या विभाजन, है ना, लाइफ साइकिल आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेग। मतलब ये किस प्रकार से, है ना, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो द्विगुणन, बैक्टीरिया में द्विगुणन करते हैं या बहुगुणन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीवाणु भोजी अपनी पोषक कोशिकाओं के अंदर ही गुणन या मल्टीप्लिकेशन प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो जीवाणु भोजी होते हैं वो अपने होस्ट के अंदर ही, है ना, होस्ट सेल के अंदर ही ये बहुगुणन प्रदर्शित करते हैं या मल्टीप्लिकेशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये पोषक के अंदर प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन विधि द्वारा गुणन करते हैं, जिनमें लाइटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, लाइटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। गुणन के समय ये पोषक कोशिकाओं में, है ना, गुणन के समय ठीक है, गुणन के समय ये पोषक कोशिका के नाभिकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एवं एंजाइम का उपयोग करते हैं। क्योंकि इनमें किसी प्रकार का, मतलब जो एंजाइम्स में नहीं पाए जाते हैं, नहीं प्रोटीन, प्रोटीन होता है लेकिन ये बना नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होस्ट सेल के अंदर उपस्थित प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का प्रयोग अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। ठीक है, और ये बहुत सारे चरणों में पूर्ण होता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये बहुत सारे चरणों में पूर्ण होता है। तो कौन कौन से चरणों में पूर्ण होता है इसके बारे में बता देता हूँ, उसके पश्चात इसका अध्ययन हम लोग कल अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का अर्थ होता है कि जो बैक्टीरियोफेग होते हैं वो बैक्टीरियल वाल से जा करके चिपक जाते हैं। सेकेंड नंबर है जैव रासायनिक गुणन, बायोकेमिकल रिप्लिकेशन। ये बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, है ना, एंजाइम्स ईटीसी का प्रयोग करके ये अपने संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं, जिसको कहा जाता है जैव रासायनिक गुणन। इसके बाद है वायरल असेंबली। ठीक है, ये बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करके ये एक संगठन बनाता है, बहुत सारे वायरस अंदर में बना लेता है। इसके बाद है विमुक्ति, रिलीज, है ना, जब बैक्टीरिया पूर्ण तरह से वहाँ का भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात ये जो बैक्टीरियोफेग होते हैं, है ना, वो बैक्टीरियल वाल का लाइसिस करके, ठीक है, वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।